हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माध्यमिक बूस्टर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने हिस्ट्री के चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी है हमारी चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 जिसका सिंपल सा नाम है 19th सेंचुरी ऑफ बंगाल, और सब टाइटल में आप देख सकते हो वहां पर सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन पीरियोडिकल न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर्स, ऐसे भी कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं। इवन रिलीजियस रिफॉर्म करके भी आपको नाम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो एक्चुअल में जो चैप्टर है 19th सेंचुरी ऑफ बंगाल, इसमें जो टाइम पीरियड हमें फॉलो करना होता है वो टाइम पीरियड हमने यहाँ पे ले रखा है 1800 से, यानी कि 1800 से लेकर के 1899 का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1800 जब शुरू हो रहा है और 1899 यानी कि जब 1900 जब शुरू हो जाएगा तो वो टाइम पीरियड हमारा 19th सेंचुरी कहलाता है। अब इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हमारे बंगाल की क्या स्थिति थी, इवन क्या प्रॉब्लम्स थी, वही हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे बंगाल में एक तरफ बहुत सारे सोशल इश्यूज एंड इवन एजुकेशनल इश्यूज भी उभर रहे थे और लोग उससे जूझ रहे थे और उससे निपटने की कोशिशें कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज यहाँ पर बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे बंगाल में, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बंगाल में इंट्रोड्यूस की जा रही थी, क्योंकि एक जो आप बोल सकते हो सेंटर जो था अंग्रेजों का वो बंगाल था, खास तौर से बंगाल में भी खास तौर से कलकत्ता था। तो बहुत ज्यादा प्रभावित ये एक स्टेट है, ये एक सिटी है जो अंग्रेजों के टाइम पे हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ जहां सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा थे तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था किस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा। ये चैप्टर में वही बताता है कि आखिर किस तरीके से 19th सेंचुरी में बंगाल ने अपना एक स्टैंड लिया, किस तरीके से उन सारे सोशल इश्यूज को टैकल किया गया, कौन वो लोग थे जो सामने आए जिन्होंने इन सारे सोशल इश्यूज को आपके सामने रखा, लोगों के सामने रखा और उनको बताया कि नहीं ये इश्यूज को हमें खत्म करना जरूरी है। और साथ ही साथ ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन आ रहा है, उसे भी हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सेप्ट करने की जरूरत है ताकि हम यहाँ पर पीछे ना रह जाए जमाने के साथ। ये चीजें हमें यहाँ जाननी होगी। इसके लिए ये चैप्टर हमारा टोटली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये हमें पहला चीज समझना होगा। सबसे पहला पार्ट है जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स के बारे में चीजें जाननी होती है, यानी कि वो कौन से न्यूज़पेपर थे जिन्होंने यहाँ पर सारे सोशल इश्यूज जैसे जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो का रीमैरिज यानी कि बेवा को दूसरी शादी की इजाजत नहीं थी। एक तो पहली प्रॉब्लम थी सती की प्रथा, जहां पर किसी भी औरत का अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उस औरत को उसकी हस्बैंड की चिता में ही जिंदा जला दिया जाता था। ये था सती प्रथा। इसको कैसे खत्म किया गया ये भी हमें देखना है। और मान लो कोई औरत अगर सती प्रथा से बच गई, वो बेवा हो गई है, अब उसे दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर चाइल्ड मैरिज, बहुत कम उम्र में लड़कियों के लड़कों की शादी कर दी जाती थी। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में भी हम लोग काफी ज्यादा पीछे थे। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट की प्रॉब्लम, छूत छात, ऊंच नीच वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी। एंड इवन मजहबी एतबार से, चाहे वो कोई सा भी मजहब हो, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कैसे उस टाइम के लोगों ने, कुछ जो लोग थे जो उभर करके सामने आए, उन लोगों ने कैसे अपने दौर के सोसाइटी को वापस एक नया शेप दिया, वही हमें कुछ न्यूज़पेपर के द्वारा पता चलता है, जिसमें से 2-3 नाम ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, आपको ग्रामवार्ता प्रकाशिका के बारे में बताया जाएगा, हिंदू पैट्रियोट के बारे में हम जानेंगे। तो 2-3 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, उसके साथ कुछ बुक्स है जो हमें यहाँ जानना है। ये हमारा पहला पार्ट का पोर्शन रहने वाला है। सेकेंड पार्ट में हम टोटली एजुकेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म यहाँ पे लाया गया, यानी कि किस तरीके से जब नया इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ तो कौन लोग उसके अपोजिट में थे, कौन लोग उसके पक्ष में थे, ये हम जानेंगे। एंड एट द एंड हम ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ चीजें हमें जाननी है और थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश एजुकेशन का स्प्रेड में कौन से लोग यहाँ पे शामिल थे। और एक इंपॉर्टेंट पर्सन हमारा आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। एंड एट द एंड लास्ट में ये चैप्टर हमसे एक सवाल पूछता है बंगाल रेनेसेंस के बारे में, कि क्या जो एक नई यहाँ पर बदलाव आया था दौर में, समाज में, क्या वो सभी लोगों को मिल पाया था। तो उसका जवाब हम चैप्टर के अंत में ढूंढ रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी इंतजार के हम चलते हैं डायरेक्ट हम चैप्टर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी कलम लेके बैठे हो। ये नोट्स तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ये जो नोट्स है क्लास नोट से मिलेगा। बाकी हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नहीं मतलब प्रॉपर पीडीएफ में जो फॉर्मेटेड नोट्स है क्वेश्चन आंसर के साथ, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा।
मतलब अपलोडेड ही है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इशू होगा आप मैसेज कीजिएगा, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी हम वहां पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है क्वेश्चन आंसर वाला नोट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो चीजें बताई जाएगी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको खास तौर से ध्यान देना, क्योंकि वो हमारा MWT यानी कि मोस्ट वेटेज टॉपिक के अंदर आएगा। ओके, चलिए तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा वही कहता है कि एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं जो यहाँ पे हमारे पास सूट करेगा। ओके, तो ये बोलते हैं 19th सेंचुरी वाज टाइम ऑफ मेजर चेंज इन बंगाल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बंगाल वेंट थ्रू पॉलिटिकल इकोनॉमिक शिफ्ट बट मोर इंपॉर्टेंटली इन एक्सपीरियंस कल्चरल अवेकनिंग कॉल्ड बंगाल रेनेसा। उसको हम बंगाल रेनेसा ही बोलते हैं। क्वेश्चंस ओल्ड ट्रेडिशन क्या हुआ, तो उसमें ओल्ड ट्रेडिशन को हमने चैलेंज किया कि नहीं, सती प्रथा नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज को खत्म करना चाहिए, विवाह को दूसरी शादी का हक मिलना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ने का हक मिलना चाहिए। ज्यादातर जो इशूज थे वो वुमेन से ही रिलेटेड थे, क्योंकि परेशान करने वाले मेन थे सारे के सारे, तो परेशान हो कौन रही थी, वुमेन्स हो रहे थे। तो यही बात है, तो उनपे ही ज्यादा फोकस रहने वाला है बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, ओके, ये चीजें थी। अब इसके बाद क्या हमें समझ में आता है, इसके बाद हम देखते हैं सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ पे एक बार स्टडी करना। जैसे सोशल चैलेंजेस में क्या था, सबसे पहला यही हमारा चैलेंज था, सती प्रथा। जैसा मैंने आपको बताया, ये चार है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर मेन इशू बना हुआ था। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, रिजिड कास्ट रूल एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी थी लोगों ने, क्योंकि ना पढ़ने दिया जा रहा है, एक तो जिंदा जला दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात फिर बेवा हो गई, तो अब भाई आज शादी हुआ, अगले ही दिन अगर उसकी हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वो क्या करेगी। उसका डेथ उसी दिन तय था, मर गया, मरने का डेट तो सबका पहले से ही तय। चल बस, अब वो लड़की फिर वो औरत क्या करेगी जिंदगी भर, वो बेवा बन थोड़ी रह सकती है, उसको तो समाज में जीना ही है, तो उसका अपना प्रॉपर अधिकार उसको मिलना चाहिए, जो चीज नहीं था। तो बहुत ज्यादा हाल यहाँ पे खराब था। अब इसमें ही हमारा राइज होता है प्रिंट मीडिया का, किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे चीजों को संभाला। सो इन द अर्ली 1800, जब 1800 की हमारी शुरुआत हुई, इन द अर्ली 1800s प्रिंटिंग प्रेस वेर इंट्रोड्यूस इन बंगाल। एट फर्स्ट दे वर यूज्ड टू प्रिंट गवर्नमेंट नोटिसेस एंड रिलीजियस बुक्स, बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स स्टार्टेड बीइंग प्रिंटेड सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। स्टार्टिंग में उनका कोई काम नहीं था, बट नॉर्मल सी चीजें वो छापते थे। बाद में जब समझ में आया नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमें सोसाइटी को बताना पड़ेगा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बायलिंगुअल पब्लिकेशन आया, इंग्लिश पेपर्स आए यहाँ पर, फिर आपका जाके बंगाली पेपर आया। हिंदी पेपर की उतनी आपको सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल था तो बंगाल में रीजनल लैंग्वेज बंगाली था, तो ज्यादातर आपको बंगाली न्यूज़पेपर मिलेंगे, और अंग्रेज थे तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर देखने को आपको मिलेंगे, ये चीज था। तो सबसे पहला एकदम वन ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली न्यूज़पेपर जो था वो था समाचार दर्पण। ये चीज आपको एकदम नोट डाउन करके रखनी है, ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। समाचार दर्पण 1818 में इशू किया गया था, वन ऑफ द मोस्ट अर्लियर न्यूज़पेपर था। इट लेड फाउंडेशन फॉर न्यूज़पेपर फॉर फ्यूचर न्यूज़पेपर दैट टॉक अबाउट सोसाइटी एंड सेल्फ रूल। इसने समाज के बारे में ही बात की। इसका मेन काम क्या था, रोल इन सोसाइटी, क्रिटिसाइज बैड सोशल कस्टम्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी के बारे में। पीपल ब्रॉट पीपल टुगेदर टू फील लाइक वन कम्युनिटी, बोला कि मजहब को साइड में रखो, कास्ट को साइड में रखो, और एक जगह आ जाओ, बात पहले कर लो, सोसाइटी बना लो, फिर जो करना है करते रहना। डिस्कस टॉपिक्स लाइक वुमेन्स राइट्स, मॉडर्न एजुकेशन एंड सेल्फ रूल, इन सारी चीजों के बारे में इसने बात की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है समाचार दर्पण के बारे में। आगे चलेंगे, तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। नहीं, ये पेज यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, नहीं ये पेज लास्ट का है, तो क्या गलती से यहाँ आ गया। ओके, थीम्स इन प्रिंट कल्चर की हम बात करें तो हाँ, ये हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या थीम्स था। तो मेनली एक थीम था हमारा सोशल रिफॉर्म। राइटिंग्स जो चीजें मुद्दे पे बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे, भैया सती प्रथा खत्म होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज खत्म होना चाहिए। और कौन से लोग यहाँ पर अपना आर्टिकल्स लिख रहे थे, नजरिया दे रहे थे, क्योंकि अखबार में कोई तो चाहिए लिखने के लिए। एडिटर का काम होता है चीजों को एडिट करके वहां पे फाइनल ऑडिट को छाप देना, लेकिन लिखने वाला आदमी कोई और होता है। तो राजा राम मोहन रॉय थे हमारे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिससे पार्टिसिपेट लेते थे, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन्स एजुकेशन और साथ ही साथ वुमेन्स री मैरिज एक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया। और राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के बारे में बहुत ज्यादा काम किया था। इनकी ही ये कह सकते हैं कि इनकी ही मेहनत की वजह से सती का जो प्रथा था वो कानूनी तौर से वो खत्म हुआ था। ये नोट डाउन करना, कब खत्म हुआ था बता दूंगा आगे। वैसे 1829 के आसपास से चीजें हुई थी।
इसके अलावा नेशनलिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा था, कल्चरल रिवाइवल एंड मॉडर्निटी को बढ़ावा दिया जा रहा था। अखबार में ये चीजें छापी जा रही थी कि एकजुट हो जाइए आप लोग सभी के सभी मिलकर, अंग्रेज के खिलाफ भी हमें लड़ना होगा क्योंकि वो हमारे देश को लूट रहे हैं। ये चीज भी अखबारों में डिस्कस होना शुरू हो चुका था इस टाइम पे। फिर कल्चरल रिवाइवल के बारे में ये बात है कि अंग्रेज से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की वजह से बहुत सारे लोग अपना बेसिक कल्चर, अपना रूट से भटक जा रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई ये मत करो, अपने कल्चर को पकड़ के रखो, मॉडर्निटी को अपनाना है लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ना है। ये चीजों के बारे में डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा आप देखो टाइमलाइन क्या था इंपॉर्टेंट इवेंट्स का यहाँ पर, तो ये टाइमलाइन आप ध्यान देना। अर्ली 1800s में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ। 1820 से 1830 के दौरान यहाँ पे बहुत सारे पीरियडिकल शुरुआत हो चुके थे। 1870 से लेकर 1880 के बीच में बंगाल रेनेसा हमारे एकदम पीक पर थी, मतलब बहुत ज्यादा एजुकेशन अच्छी तेजी से फैल रहा था। और आनंद मठ भी इसी के आसपास की हमारी कहानी है, जिसमें वंदे मातरम का यहाँ पर स्लोगन दिया गया था। वंदे मातरम जो पूरा एक गीत है वो आनंद मठ किताब से हमें मिला था 1882 के आसपास। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आनंद मठ के बारे में डिटेल तो हमें आगे जानना है, अभी चलेंगे। चलिए अब यहाँ पे जो 2-3 न्यूज़पेपर्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है बम्ब बोधनी पत्रिका। तो बम्ब बोधनी पत्रिका का एक वर्ड का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं वुमेन से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये एक बंगाली वर्ड है जिसका जो एक्चुअल मीनिंग निकलता है वो वुमेन से ही रिलेटेड है, और इसका मेन जो कोर पर्पस था बम्बा बोधनी पत्रिका का वो वुमेन्स इशू ही था। औरतों से रिलेटेड जितने भी इशूज थी सबको इसने हाईलाइट किया और सबके अगेंस्ट में जम करके क्रिटिसाइज किया है और रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की है इसने। ये एक बार शुरू हुआ था 1863 में। उमेश चंद्र दत्त इसके एडिटर थे। ठीक है, इन्होंने ही फाउंडिंग दी थी, मतलब फाउंडर यही थे। स्टार्टिंग में लैंग्वेज बंगाली था, तो पर्पस बहुत सिंपल था। देयर वाज अ रिकॉम बेस्ड पीरियडिकल कनेक्टेड टू अ बंगाल रेनेसा। इट वाज पब्लिश्ड बाय बम्बा बोधनी सभा, अ ग्रुप दैट वांटेड टू ओपन पीपल्स माइंड। ओल्ड सुपरस्टिशन को खत्म करना चाहते थे, रॉन्ग कस्टम को खत्म करना चाहते थे। इनका मेन गोल क्या था ये ध्यान देना, टू एजुकेट पीपल। दूसरा, प्रोमोट लॉजिकल थिंकिंग। तीसरा, सपोर्ट रिफॉर्म लाइक वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड फाइंडिंग हार्मफुल रिचुअल्स। ये इनका मेन मुद्दा था। लोगों को एजुकेट करो, उनको बताओ, लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट करो, सोचने विचार का थोड़ा होना भी चाहिए। जैसे आज के लोग रील देख देख करके सोच विचार का कैपेसिटी खो चुके हैं, वैसे ही मामला वो लोग भी कर रहे थे कि सोच विचार की कैपेसिटी आनी चाहिए आपके अंदर। और वुमेन्स का जो भी इशू था सब वो हाईलाइट कर रहे थे। एडिटर्स इसके पहले एडिटर थे उमेश चंद्र दत्ता, जो इसके फाउंडर भी थे। इसके बाद एडिटर चेंज होते गए टाइम टू टाइम। लॉन्गेस्ट सर्विस जो सर्विंग एडिटर थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इस पे काम किया और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा था, तो वो थे हमारे ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यस। तो रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे, आई थिंक उनका नाम यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, आपको बता दूंगा बाद में। रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर तो बहुत सारे थे, कौन सा यहाँ पे था वो याद नहीं है। वैसे ये चीज आपसे पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में, कम चांस है। फाइनल जो नोट्स आप करेगा उसमें ये चीज ऐड रहेगी। बाकी उमेश चंद्र दत्ता इसके पहले एडिटर थे और इन्होंने इसकी फंडिंग भी की थी। ठीक है, मेन पर्पस ये मैंने फिर से यहाँ लिखा है, ये आपको एक बार रीड आउट वापस से कर लेना है। चलेंगे आगे, चलिए। तो ये था हमारा बम्बा बोधनी पत्रिका। इसके बाद आता है हिंदू पैट्रियोट। तो हिंदू पैट्रियोट ये अखबार शुरू होता है 1853 में। गिरीश चंद्र घोष इसको यहाँ पर फाउंडिंग करते हैं। ठीक है, और एक गिरीश चंद्र घोष हमारे प्ले राइटर भी, बट उनके साथ इसको मिक्स मत कर देना क्योंकि दोनों सेपरेट है आपका। लैंग्वेज इंग्लिश था, तो बोधनी पत्रिका एक बंगाली न्यूज़पेपर था। बंगाली के साथ साथ हमें इंग्लिश लैंग्वेज की भी नीड थी क्योंकि बहुत सारे लोग बंगाली लैंग्वेज नहीं जानते थे। वो कमी को पूरा करने के लिए हिंदू पैट्रियोट शुरू किया गया था। सो हिंदू पैट्रियोट केम आउट ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन बंगाल वाज फेसिंग मेनी चेंजेस ड्यू टू ब्रिटिश रूल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। इनका मेन एम क्या था? पहला, encourage pride in Hindu tradition, defend Indian cultures from being lost during fast changes। वही मेन पर्पज है कि भाई हिंदू के अंदर उनका प्राइड डालो कि आपका जो रिचुअल्स है, आपके जो कल्चर है वो बहुत है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, अंग्रेजों का कल्चर आप मत अपनाओ। ये इनका मेन मुद्दा था पहला। इसके बाद सोशल इश्यूज भी इन लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर किए, जैसे कि मेन पर क्रिटिकली एनालाइज किया एंड अपोज किया ऑपरेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज को, स्पेशली इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो वो कर रहे थे। अब खास तौर से इंडिगो रिवॉल्ट को इस पूरे अखबार ने, हिंदू पैट्रियोट ने कवर किया था बहुत अच्छे लेवल पे। प्रमोट किया पॉलिटिकल अवेयरनेस, नेशनल सेंटिमेंट्स, एडवोकेट किया सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक फेयरनेस एंड बेटर गवर्नेंस।
तो ओवरऑल जितने भी अखबार थे ना, उन सभी का एक ही, देखो सभी अखबार का एक कॉमन सा चीज था, ये आपको समझना होगा। ठीक है, सभी अखबार का कॉमन सा ही यहाँ पे चर्चा हो रहा था कि भाई हमें सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। तो सोसाइटी में हो रहे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सभी को उठा रहे थे। सभी अखबार में ये चीज कॉमन थी, बट सब अखबार में थोड़ा थोड़ा यूनिकनेस था। जैसे कि बम्बाबोधिनी पत्रिका ने ज्यादातर वुमेन्स इशू को हाईलाइट किया, और हिंदू पैटर्न ज्यादातर यहाँ पर पॉलिटिकल इशू को हाईलाइट किया, और खास तौर से जो किसान थे एंड इवन जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ तो उसको ज्यादा हाईलाइट किया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जहां पे वो लोग अपने आप को एक स्टैंड ले रहे थे कि हाँ मेरा जो मेन है वो ये है, मैं इस चीज से जाना चाहता हूँ। क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर का आप देखो तो न्यूज़पेपर का काम आज के टाइम पे भी क्या है, न्यूज बताना है आपको। सभी न्यूज़पेपर में सेम ही न्यूज आता है, बट क्या है कि सभी न्यूज़पेपर कुछ स्पेसिफिक चीज होता है कि वो किसी चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई न्यूज़पेपर होगा जो स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देगा, कोई पॉलिटिकल चीज पे ज्यादा ध्यान देता है, कोई साइंस डेवलपमेंट में ध्यान ज्यादा देता है, कोई बस ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में ज्यादा अच्छे से लिख रहा है। तो वो एक कोर पर्पस हो जाता है उनका। तो वैसे ही यहाँ पे वो कोर पर्पस आपको समझना था। रोल इन सोसाइटी क्या है, बहुत अच्छा रोल इनका प्ले हुआ, बहुत सारे चेंज ये ला पाए सभी के लाइफ में। ठीक है, एंड बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, नोटेबली सपोर्टिंग द काउज ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। ठीक है, ये चीज है। आगे चलेंगे, ये दो हमारे पास हुआ। इसके बाद तीसरा आई थिंक एक ही हमें पढ़ना होगा, ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा। अच्छा, ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा हुतुम पहचान नक्शा के बाद आएगा। हाँ, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हुतुम पहचान नक्शा पढ़ेंगे, क्योंकि वो बुक है। ये भी एक न्यूज़पेपर था, इसको कब बनाया, कब डाला गया फाउंडिंग इसका। दिस न्यूज़पेपर फोकस्ड ऑन विलेजेस ऑफ बंगाल, इट ट्राइड टू गिव विलेजेस अ वॉइस। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसको थोड़ा मतलब वॉइस थेरेपी देने की कोशिश की कि भैया सोच समझने की दिमाग में डालो। मेन गोल क्या था, पहला शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट विलेज लाइफ एंड फार्मिंग, गांव की जिंदगी और खेती बाड़ी के बारे में बताया इसने। दूसरा, टॉक अबाउट वेज टू इम्प्रूव फार्मिंग एजुकेशन। तो इसमें एक देखो ये क्या है, सोशल इशू ये भी उठा रहा है, बट एक क्या मुद्दा ये क्या है, स्पेशल फोकस कहाँ पे था, खेती बाड़ी और गांव की जिंदगी पर, कि गांव की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है और गांव में जो किसान है वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ये इनका एक अलग से एक स्पेशल फोकस सेंटर था। कनेक्ट किया रूरल लाइफ को विद आइडियाज ऑफ अर्बन रिफॉर्मर्स सो द विलेज वुडंट बी लेफ्ट आउट टू द कंट्रीज प्रोग्रेस। क्लियर है, चलिए। इनके एडिटर्स, पहले एडिटर थे हेमचंद्र मित्रा, यही आपको खास तौर से याद रखना है। हेमचंद्र मित्रा ने इस गिरीश मैंने हेमचंद्र मित्रा ने ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा को स्टार्ट किया एंड बहुत अच्छे से वो लेके गए आगे तक। लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर इसके थे हरिचरण बासु। इन्होंने यहाँ पर इस मिशन को कंटिन्यू रखा था हेमचंद्र मित्रा के बाद, और बहुत लंबे समय तक ये इसी मैसेज को प्रमोट कर रहे थे, जिस थीम के साथ ये पेपर स्टार्ट हुआ था। और यस, इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट भी बहुत देखने को मिला। पहला इम्पैक्ट यही हुआ कि रूरल पीपल को एक वॉइस मिली, क्योंकि गांव के लोगों की कोई पहचान नहीं थी। ये अखबार उसका वही प्रतीक बन के आया, गांव के लोगों की वॉइस बन के आया वो। So village could read their own problem in the paper while help them feel seen and heard. Okay. एजुकेशनल टूल यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया, खैर ये तो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो एजुकेशनल टूल ये लिए गए कि विलेज का अपना सेल्फ लेफ गवर्नेंस होना चाहिए, कि गांव के लोग खुद डिसाइड कर पाए भैया कि उनको कैसे एजुकेशन कैसे उनको चलाना है। क्योंकि शहर में आप चला ही रहो, तो गांव के लोगों के पास भी वो अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन को लेके जा सके, और उनके पास भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो या फिर चाहे वो फार्मिंग खेती बाड़ी के बारे में हो। क्लैरिटी मिल गई, ओके, यही चीज है। आगे चलेंगे, ये 3 न्यूज़पेपर थे जो आपको इंपॉर्टेंट है, 2 बंगाली है और एक आपका इंग्लिश में है। बाकी समाचार दर्पण को याद रख लेना, वहां से एमसीक्यू आता है। इसके बाद कुछ बुक्स है हमारे पास, जैसे एक बुक है हुतुम पहचान नक्शा और एक बुक है हमारे पास नील दर्पण। तो हुतुम पहचान नक्शा की कहानी क्या है, हुतुम पहचान नक्शा लिखा था काली प्रसन्न सिन्हा ने, और हुतुम पहचान ये जो पूरा नाम है इसका मतलब होता है उल्लू की कहानी। तो 2 उल्लू की कहानी के थ्रू इन्होंने उस टाइम के राजा महाराजा या फिर जो अंग्रेज जो लूट फसाद कर रहे थे उस चीज को यहाँ पर पहले क्रिटिसाइज किया, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन मेन इनका टॉपिक ये था कि जो बंगाली कल्चर था, यानी कि जो एजुकेटेड बंगाली था जो अंग्रेजों के अंडर काम कर रहा था, ठीक है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड बंगाली थे उस टाइम पे, पढ़ लिख लिए तो उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन को अच्छे से अचीव कर लिया, फिर वो अंग्रेजों के अंडर ही नौकरी कर रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने कल्चर को छोड़ के, बंगाली कल्चर अपनी इंडियन रूट को छोड़ के मॉडर्निटी, यानी कि मॉडर्निटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी कल्चर को अपना रहे थे, क्रिश्चियनरीज के कल्चर को अपना रहे थे। वही चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, जिसको इन्होंने एक नाम दिया बाबू कल्चर। क्या नाम दिया इन्होंने,
बोला बाबू कल्चर, तो ऐसे लोग उन लोगों ने बाबू बोला, बाबू कल्चर से इस चीज को प्रोमोट किया कि ऐसा मत करो भैया। बहुत ही मीठे मीठे लफ्जों में इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो अपने आप को ही मतलब अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अपने रूट से अपने कल्चर से भटक जाना किसी भी समझदारी की बात नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से वो समझदारी की बात हो ही नहीं सकती। ये इनका मेन मुद्दा था, पूरे तरीके से क्रिटिसाइज करना बाबू कल्चर को। ओके, और यही जो बाबू कल्चर वाले जो लोग थे, जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, आगे चल के जब देखेंगे हम, तो यही बाबू कल्चर वाले लोग 1857 रिवॉल्ट में भी शामिल नहीं होते, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज तो हमारे दोस्त थे, उसी के पास तो हम नौकरी कर रहे हैं, वही तो हमारे लिए फायदा दे रहा है, उनसे तो हमारी जिंदगी चल रही, तो हम उनसे क्यों लड़ेंगे। ये चीजें थी, इस चीज को ये पहले ही भाप चुके थे हमारे काली प्रसन्न सिन्हा जी, और इनको अच्छे से उन लोगों ने ये भी किया था। तो ये पब्लिशन का टाइम देखोगे, पब्लिश का बहुत 1862 में, तो 1857 रिवॉल्ट के बाद का ही ये पब्लिकेशन है, ध्यान देना इसको। तो उसको भी अच्छे से लपेट लिया था इन्होंने, ठीक है। अब बायलैंग्वेज था, थोड़ा सा मतलब इंग्लिश भी थोड़ा शामिल था, लेकिन मेन जो कोर लैंग्वेज था ये बंगाली में ही था। तो इसका मेन पर्पस क्या था, नेम मीन्स समथिंग लाइक मैप ऑफ सोसाइटी, तो उल्लू की कहानी है इसका, और नाम का मतलब ये भी निकलता है मैप ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का नक्शा। So it was written to show a clear picture of how society in Bengal was changing. The book used humor and observation to show both good and the bad side of society. Main purpose था सैटेरिकल था, मतलब सार्किज्म के तौर पे इन लोगों को दिया था। एक सार्किज्म लिटरेरी वर्क था इनका। सार्किज्म तो आप समझते ही हो, है ना, आप लोग खुद भी बहुत सार्किज्म करते रहते हो। सो ह्यूमरलेसली, हंसी मजाक में बेइज्जती करके निकल जाना, वही है सार्किज्म। आपका हाइपोक्रेसी जो था उस टाइम का, वही सब देने दिखाया गया, ठीक है। क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, तो वो क्रोनोलॉजी इन लोगों ने इन्होंने समझाने की कोशिश की कि तुम भी समझ लो। रोल इन सोसाइटी क्या था इसका, एक्सपोज्ड एंड रिडिक्यूल्ड सोसाइटल नॉर्म्स, करप्शन एंड सुपरफिशियलिटी थ्रू ह्यूमर एंड सटायर, कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग बंगाली लिटरेचर मोर एक्सेसिबल बाय यूजिंग एवरीडे कोलोकियल लैंग्वेज, ठीक है। तो कोलोकियल लैंग्वेज मतलब देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश में भी हम जो बोल चाल करते हैं वो थोड़ा इंग्लिश अलग होता है, लिखते हैं वो थोड़ा इंग्लिश अलग होता है। तो बुक्स में जो इंग्लिश लिखी जाती है वो अलग है, बोलचाल में अलग है, तो वैसे ही बंगाली में भी बोलचाल में अलग है, लिखने का अलग है। तो ये लिखने में भी वो थोड़ा बोलचाल वाला थोड़ा सा तड़का डालते थे, जिससे क्या था, पढ़ने वाले थोड़ा मजा आता था पढ़ने वाले को। ओके, ये इनका मेन था। चलेंगे आगे, तो ये पूरे तरीके से उन्हीं बाबू कल्चर को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे। ओके, इसके बाद आता है नील दर्पण, ठीक है। तो नील दर्पण क्या था हमारा, नील दर्पण कहाँ गया, अभी यहाँ पे था हमारा, हाँ। तो नील दर्पण का क्या मामला है, नील दर्पण से हमें ये समझना था, ये एक कोर आपका न्यूज़पेपर था, जिसने क्या किया था, इंडिगो रिवॉल्ट को अच्छे से एक ड्रामा के शक्ल में लिखा था। तो नील दर्पण एक बंगाली ड्रामा है, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। बैकग्राउंड क्या था इसका, सो इंडिगो फार्मिंग हैड बिकम कॉमन इन बंगाल, बट ब्रिटिश प्लांटर्स ट्रीटेड लोकल फार्मर्स वेरी बैडली। This drama was written during a time when anger and protest were rising against this unfair treatment. Right and literary features क्या था, देखो इन शॉर्ट बता देता हूँ। नील दर्पण लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया गया था माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बंगाली में लिखा था दीनबंधु मित्रा ने, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। इसमें पूरी बताया गया कि इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर कैसे यहाँ पर पूरी तरीके से जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि इंडिगो का जो खेती होता है नील का, वो क्या होता है, एक बार आपने जिस जमीन पे नील की खेती कर ली, फिर वो जमीन किसी और खेती के लायक नहीं होता है। बहुत सारे किसान ऐसा नहीं करना चाहते थे, बट उनको अलग अलग तरीके से झांसा दे करके या जबरदस्ती उनसे खेती करवाई जाती थी, और उनका पूरा नुकसान हो जाता था। इसके अगेंस्ट में जब उन्होंने विद्रोह की जब आवाज उठाया, तो अंग्रेजों ने उनको उल्टा मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी सारी चीज को, पूरे इस सिनेरियो को एक ड्रामा की शक्ल में इन्होंने लिखा, और इस ड्रामा का ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट कब पड़ा, जब इसको बाज़ाब्ता एज अ प्ले यहाँ पर दर्शाया गया, मतलब पूरा एक ड्रामा बना करके स्टेज पे दर्शाया गया था इस किताब का। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, इसने इंडिगो रिवॉल्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को यहाँ पे सामने लाया था। वही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख रखी है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। रोलिंग सोसाइटी स्टार्टेड अ डिबेट कि इट मेड पीपल टॉक सीरियसली अबाउट द इंडिगो प्रॉब्लम एंड इंस्पायर्ड फ्यूचर, यही इसका मेन था, और अवेयरनेस तो ये फैला ही चुके थे। ओके, राइटर का नाम याद रखना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया वो आपको याद रखना है, ये हम कर चुके हैं।
और ये भी हम कर चुके हैं। ग्राम वार्ता प्राकाशिका सभा भी हमारा हो चुका है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हमारे पास हैं, छोटे छोटे, उनके बारे में ध्यान रखना है क्या कि बस आपको वो किस साल में शुरू हुआ था, कौन उसका एडिटर था, बस वही आपको याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और हैं, जैसे पहला समाचार चंद्रिका, ये 1882 में शुरू हुआ था। इनके एडिटर हमारे पास थे भवानी चरण बंदोपाध्याय, ठीक है, यस। और इसका पर्पस बहुत सिंपल था, ये जो एडवोकेट ट्रेडिशनल हिंदू वैल्यूज, अपोज रिफॉर्म्स आइडियाज प्रोमोटेड बाय ब्राह्मो समाज। सोसाइटी में इनका रोल इन्फ्लुएंस हुआ, बस वही एक काम करते हैं कि डिबेट, मतलब लोग ये सोचने लगे कि हाँ ये जो बात कर रहा है वो सही है, तो उसकी सोच विचार होने लगी, ये इसका इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में। इसके बाद दिग्दर्शन हमारा एक आता है। दिग्दर्शन में क्या था, इनके फाउंडर थे श्रीरामपुर मिशनरीज। एंड पर्पस बहुत सिंपल था, बाइलैंग्वेज था ये आपका, इंग्लिश और बंगाली दोनों में आता था। मैगजीन एम टू, और ये बेसिकली एक मैगजीन के शक्ल में स्टार्टिंग में था, बाद में ये न्यूज़पेपर बना था, ठीक है, तो याद रखना बेसिकली दिग्दर्शन क्या था, मैगजीन था। और इसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक नॉलेज की भी बातें होती थी। तो एजुकेट, ये तो इस पे प्रिंट छोड़ दो इसको, एजुकेटेड मास अबाउट साइंस मॉडर्न आइडियाज एंड रैशनल थिंकिंग। तो इसका मेन जो कोर, जो सेंटर ऑफ फोकस था दिग्दर्शन का, वो था आपका कि साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बात की जाए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन की जाए, ताकि लोग इसके बारे में भी जाने और इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाए, ये इसका मेन पर्पस था। इसके बाद अगला हमारा आता है सुलभ समाचार। सुलभ समाचार क्या था, ये केशव चंद्र सेन ने इसको फाउंड किया था 1870 में। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड न्यूज कवरेज ऑन सोशल कल्चर इश्यूज एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। सिंपल है, मतलब जो भी इश्यूज हो रहे हैं समझ, नॉर्मल सा न्यूज़पेपर था। जैसे आज के टाइम पे कैसे यूट्यूब में या नॉर्मल आर्टिकल्स आते हैं वेबसाइट पे, जो बस सिंपल बताते हैं अच्छा इस एरिया में ऐसा ऐसा कुछ कुछ हुआ, वैसे ही था ये, ठीक है। हाँ, चलेंगे आगे। तो न्यूज़पेपर वाला सारा प्रॉब्लम हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और लिटरली वर्क ये तो हमारा नहीं, हाँ ये जो है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पोर्शन आता है वो क्या आता है, ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न एजुकेशन का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या था, 19th सेंचुरी में एक चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1813 में। देखो ये कहानी तो इससे पहले के ही स्टार्ट, 1813 से पहले की ही ये कहानी स्टार्ट हो चुकी थी, 1800 के स्टार्ट में ही। क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए था, मजदूर चाहिए थे काम करने के लिए। अब उनको मजदूर जो चाहिए, तो उनको चाहिए कि भैया वो हमारे लैंग्वेज को समझ सके, बहुत सिंपल सी चीज है। वो इंग्लिश जानते थे, तो वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी इंग्लिश जाने जिसको हम काम दें, और बस वो उतना ही काम करे जितना हम उसको दे रहे। तो इंस्ट्रक्शन समझने वाले लोग चाहिए, उसके लिए ही यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने। और इंग्लिश एजुकेशन को हिंदुस्तान में प्रमोट करने के लिए 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट के अनुसार ये डिसाइड होता है कि सालाना यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा इंग्लिश के एजुकेशन में, ठीक है, हाँ सालाना। हाँ, सो ये कह रहा था कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसके अनुसार ये डिसाइड हुआ कि 1 लाख रुपए सालाना यहाँ पे खर्च किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर। बट प्रॉब्लम ये होगा कि कौन से एजुकेशन पे इसको खर्च किया जाए, और यही हमारा मुद्दा बन जाता है ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न एजुकेशन का। क्योंकि ईस्टर्न एजुकेशन वो था जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था, जो ये चाहता था कि भाई हम अपनी संस्कृति की जो बारे में बता रहे हैं, मदरसों में जो तालीम दी जा रही है, मंदिरों में जो तालीम दी जा रही है, हम उसको ही कंटिन्यू रखें। वेस्टर्न एजुकेशन में वो लोग शामिल थे, ये चाहते थे कि साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ाई जाए, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक हो, पूरा एकदम अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज चीजें हो, और खास तौर से साइंटिफिक चीजों पे बात हो, और इंग्लिश एजुकेशन पे बात हो, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात हो, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। तो कुछ लोग जो यहाँ पर ईस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में थे, उनको हम लोगों ने प्यार से ओरिएंटलिस्ट कहला दिया, मैं ओरिएंटलिस्ट बोल दी उन लोगों को, ठीक है। और जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में थे, उन लोगों को प्यार से हमने एंग्लिसिस्ट बोला दिया। ये एक नॉर्मल सा चीज है, यही क्लैश हुआ था। अब मेन इशू क्या था, क्यों ऐसा हो रहा था, तो बात ये है कि जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन के ओपोजिट थे, मतलब वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो ये मान रहे थे कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन आता है, इंग्लिश एजुकेशन आ जाएगी, तो हमारा जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, बच्चे उस ट्रेडिशन से भटक जाएंगे। ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश एजुकेशन अच्छे से स्प्रेड हो रहा था।
तो हमें जरूरी था, उस टाइम के लोगों ने जो चीजें समझी, जो लोग वो समझ पाए उन लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, राजा राधाकांत देव थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया। वो इंडियन थे फिर भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनको ये चीज समझ आ रही थी कि अगर हमने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया, उसको नहीं सीखा, हमारे आने वाली जनरेशन ने उसको नहीं सीखा, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और अंग्रेजों से लड़ भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो इसका हल कब निकाला गया? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत सारी थी, इसका डिबेट हमारा चलता ही गया, बहुत लंबा डिबेट था, बट इसमें इंपॉर्टेंट पीपल्स ये लोग इन्वॉल्व थे, ये आप देख लेना। और इसका रिजल्ट कब निकलता है? 1813 में, जब हमारे यहाँ पर मैकैले मिनट का इंट्रोड्यूस होता है। तो इसको सोल्यूशन इंटीग्रेशन ये था, कंबाइनिंग द टू सिस्टम, ब्लेंडेड करिकुलम निकालो। सम स्कूल स्टार्टेड टीचिंग बोथ इंडियन सब्जेक्ट्स एंड वेस्टर्न सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम यहाँ पर ऐसा होगा, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम यूजिंग मॉडर्न आइडियाज होगा, अलोंग विद साइंस एंड मैथ इनकरेज प्रोग्रेस। गवर्नमेंट का भी कुछ इफेक्ट जहाँ डाला गया एफर्ट, जैसे कि पहला उस डिस्पैच आया, फिर रेले कमीशन आया, फिर हंटर कमीशन आया। ये क्या था? ये बता रहा था कि भाई पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ये लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो ये बताते थे कि ये खामियां हैं हमारे इंग्लिश एजुकेशन में, इसको ऐसे ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वो बस सजेशन दे रहे थे। नए कॉलेजेस बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू कॉलेज बनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को सेटअप किया गया, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल हेल्प दी गई स्टूडेंट को, ताकि वो अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन तो वो सामने आए, फिर भी सरकार सपोर्ट करेगी। ये सब इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा भी हुआ कि दोनों को मर्ज करके चलाया गया, लेकिन एट द एंड लास्ट में फिर मैकैले मिनट इंट्रोड्यूस होता है, जो कि लॉर्ड मैकैले के थ्रू आता है। वो ये सिंपल बोलते हैं कि हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां पे जो लोग जो इंडियंस हैं वो देखने में रंग वो रूप से तो हिंदुस्तानी लगे, लेकिन अंदर से जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी हो वो एक अंग्रेज की तरह हो। इसी पर्पज से हमें ये इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना है, और वही चीजें अभी तक चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो न्यू एजुकेटेड क्लास यहाँ पर उभर के सामने आया। तो ओवरऑल जैसे ये चीज लागू हो गई कि इंग्लिश एजुकेशन तो कंपलसरी है, इंग्लिश एजुकेशन को और ज्यादा यहाँ पर लोगों के लिए एकदम कंपलसरी बनाने के लिए सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी उसको जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब उसे पहले जॉब दी जाएगी ज्यादा खास तौर से। तो लोगों की फिर मजबूरी बनती गई इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, और वो चीज हम आज के जमाने में भी देख पाते हैं कि यस वो हमारे लिए एक मतलब ऑप्शन नहीं है, एक मजबूरी है। एनी हाउ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा। ये चीजें तो हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या हुआ देखते हैं। ये तो हमारे पास था, वो कहाँ गया भाई? ये तो ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। इसके देखो मेजर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स यहाँ पे डाला गया टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन। अब वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, ये तीनों ही एक अलग इंपॉर्टेंट पोर्शन आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वुड्स डिस्पैच। ये ध्यान रखना, ये आपका एक एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से इस साल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो वुड्स डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इंडिया कहते हैं, 1854 में ये चीज आई थी। ये क्या था कि इंस्टीट्यूशन था जिसने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, जगह जगह गया, स्कूल्स में, गांव में, शहरों में, और देखा कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है इस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया, कुछ पॉइंट सजेस्ट किया, सरकार को बोला कि ये चीज आपको करना चाहिए जिससे एजुकेशन और अच्छे से प्रमोट होगा। ठीक है, और उस डिस्पैच के बाद यही सेम काम, जो काम अब मान लो जैसे कुछ सजेशन इसने दे दिया, कुछ सजेशन से छोड़ गया होगा जो ये नहीं बता पाया, वो चीज फिर हंटर कमीशन ने बताया, फिर उससे और बेटर रिले कमीशन ने बताया, बस और कुछ नहीं है इनमें, यही चीजें। तो पहले तो बोला कि प्लान नेशन वाइड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज बनाया जाए, एकदम पूरा सिस्टम वाइज में प्रमोट किया जाए। टीचर ट्रेनिंग, पहले टीचर को अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, करिकुलम को फिक्स किया जाए, रेगुलर बेसिस पे एग्जाम लिया जाए। ये वो लोग थे जिन लोगों ने आपके लिए एग्जाम का बंदोबस्त किया था। अगर दिल में कुछ हो इच्छा तो आप निकाल सकते हो। सपोर्टेड द यूज ऑफ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन, इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन ग्रांट्स इन एज, एजुकेशन ग्रांट्स दिया जाने लगा ताकि टीचर्स को भी, आप कुछ कीजिए आपको पैसे मिलेंगे, आप अच्छे से प्रमोट कीजिए अपने एरिया में, मस्त एकदम। रिकमेंड किया कि एजुकेशन दोनों के लिए अच्छे से दिया जाए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, और स्पेशली बोला भी कि गर्ल्स के लिए चाहते हैं अलग से स्कूल बना दिया जाए। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्रिएट कीजिए सभी जगह पे अच्छे से, दो इन सारी चीजों को मॉनिटर करे कि हाँ सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा हुआ, पूरा एक स्ट्रक्चर सिस्टम यहाँ पर आ गया इस पूरे उस डिस्पैच के सजेशन के बाद, और फाउंडेशन और ज्यादा मजबूत हो गई यहाँ पर, जिससे इंग्लिश एजुकेशन को और अच्छे से प्रमोट कर दिया। ठीक है, brought English education to the forefront, helping in training Indian teachers in modern teaching methods। अब इंडियन टीचर्स को भी यहाँ पर मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाने लगा। ये चीजें हो गई। इसके बाद इसी चीज को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए आता है हंटर कमीशन, जो कि 1882 में आता है।
इसका पर्पस भी वही था, टू रिव्यू एंड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे स्टडी कर लेना, जो चीजें मैं पहले बता चुका हूँ वही चीजें हैं, और वही सेम चीजें हमारे यहाँ पर रेलवे कमीशन में भी है। ठीक है, सॉरी। तो हंटर एक बार रीड कर देता हूं मैं आपको, अर्ज टू क्रिएट मोर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस। तो इनका देखो मेन मुद्दा ये था नहीं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज बनाए तब तो एजुकेशन दे पाएंगे हम। स्कूल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कॉलेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और हर स्कूल कॉलेज में एक सिस्टम पूरा होना चाहिए। एक प्रिंसिपल बैठा हो, प्रिंसिपल के अंदर टीचर को रखो, फिर स्टूडेंट्स है, अलग अलग स्टाफ मेंबर रखिए आप, टीचर के अलावा भी नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स भी होने चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में यही लोग बता के गए थे, एकदम जो ऑर्गेनाइज आपको दिखता है ये लोग बता के गए थे। ठीक है, हाँ, इसका रेलवे कमीशन ने भी वही किया और कुछ नहीं किया। बट रेलवे कमीशन जब आया था तो इसका एक था कि मॉडर्न टीचिंग मेथड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, और खास तौर से इसने वुमेन्स के ऊपर ध्यान दिया कि पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल्स एंड कॉलेज होना चाहिए। इस पे इसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था रेलवे कमीशन ने। ओके, चलो आगे देखेंगे। अब इसके बाद क्या है कि जब इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट हो रही थी तो वो सारे इनिशिएटिव्स क्या थे, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेलवे कमीशन, ये सब जो इम्पैक्ट थे ये सब गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स थे। अब बाकी हमारे जो लोग खुद के थे हमारे देश में, या बहुत सारे लोग जो इंडियन नहीं थे, ब्रिटिशर्स ही थे, उन लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया अपने निजी लेवल पर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, वो जानना है। 3-4 नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बहुत सारे, लेकिन 3 से 4 ही है जो इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है राजा राम मोहन रॉय। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन स्प्रेडिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, तो पहला बात ये थे कौन, तो राजा राम मोहन रॉय भाई शुरू से ही ये क्या था ना, मतलब बहुत ही अलग विचार के थे ये, मतलब भेदभाव छूत छात को नहीं मानते थे, और इनका कहीं ना कहीं नजरिया ऐसा था कि जो गॉड है वो एक ही है। ठीक है, तो एक गॉड को ये प्रमोट करते थे, और इसी के साथ ब्राह्मण समाज भी इन्होंने आगे स्टेब्लिश की थी। तो इनकी पैदाइश 1772 में हुई थी, 1833 में इनका डेथ हो गया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी हम कहते हैं, एंड अ की फिगर ऑफ बंगाल रेनेसां। इन्होंने क्या किया, फाउट अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड हार्मफुल ट्रेडिशन के अगेंस्ट इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी। यही वजह है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। क्या कि इन्होंने ये किया कि प्रोमोट मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स एंड फिलोसफी थ्रू इंग्लिश एजुकेशन, बिलीव लर्निंग वेस्टर्न आइडियाज वुड हेल्प इंडियन प्रोग्रेस सोशली एंड इकोनॉमिकली, फाउंडेड द ब्रह्मो समाज विच सपोर्टेड मॉडर्न एजुकेशन एंड रैशनल थिंकिंग। सो ओवरऑल इन लोगों ने इन्होंने यही काम किया कि पूरे तरीके से इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए देखा कि ठीक है किताबें इस लैंग्वेज में होनी चाहिए, सारी साइंस की, मैथ्स की। और बजाफ्ता इन्होंने एक लेटर भी लिख दिया था उस वक्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे आई थिंक गवर्नर जनरल, तो उनको लेटर भी लिखा था कि कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या है बुक्स है, क्या एक लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी होना चाहिए, वो सारी चीजें इन्होंने लेटर भेज करके रिक्वेस्ट भी किया था। तो ये इनका एक रोल था, इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ इसका। Changed how people thought about education, made it about progress, logic and equality, influenced early education policies of British and Indian reformers. So early education जो policies था वो फिर बाद में चेंज भी हुआ, और लोगों के दिमाग में भी ये चीज आई नहीं ठीक है, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड लेवल पे भी जाके मेहनत की, लोगों से पर्सनली यहाँ पे कांटेक्ट भी बना रखा था। तो यस लोगों को समझ में आया यस ये चीजें हमें करनी जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी थी लोगों को। ओके, और चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा नाम जो आता है वो आता है हमारे पास राजा राधा कांता देव का। इनकी पैदाइश 1794 में हुई थी, डेथ इनका 1872 में हुआ था। एक रिस्पेक्टेड नोबलमैन थे एंड इंटेलेक्चुअल थे ड्यूरिंग बंगाल रेनेसा के, लव्ड लर्निंग कल्चर एंड मॉडर्न आइडियाज। तो पढ़ना पसंद था और पढ़ाना भी पसंद था, और इसलिए उन्होंने प्रमोट भी किया। क्या किया, इन्होंने स्पॉन्सर किया स्कूल को डेट आउट इंग्लिश, जो इंग्लिश में पढ़ाते थे, इंग्लिश एजुकेशन को देते थे, तो स्पॉन्सर मतलब पैसा नहीं है स्कूल चलाने के लिए। अब इससे ये भी एक बहुत बड़ा ही मतलब पैसा ही दे दिया गया पूरे तरीके से। इनकरेज किया साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर को, सपोर्ट किया डिबेट एंड डिस्कशन जहां पे हो रहा है उस चीज को, और उस चीज को उन्होंने फंडिंग भी दी। ठीक है, यस। इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत सारे इंडियंस को हेल्प किया जो कि ब्लेंड हो सकते हैं, ब्लेंड हो चुके थे, मतलब ब्लेंड होने का मतलब अपने एजुकेशन के साथ साथ, ट्रेडिशन के साथ साथ वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न एजुकेशन को भी वो सीख चुके थे। इस तरीके से उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, आगे देखेंगे। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर आता है डेविड हेयर का। ठीक है, और एक जॉन एलियट वाटर बीथू ने। तो डेविड हेयर की पैदाइश 1795 में, 1866 में इनका देहांत हो गया। एक ब्रिटिश एजुकेटर थे जो कि केयरली डीपली अबाउट इंडियन एजुकेशन, बट ये ध्यान देते, देखो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे गुजरे हैं
अपने टाइम पर हर ही फील्ड में, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, लॉ के फील्ड में हो, वो कहीं ना कहीं इंडियंस के साथ थोड़ा सा मतलब ये थे। अब बेसिकली वो इंडियंस के साथ थोड़ा सा ये नहीं थे, ये कह सकते कि उनका कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी उनका थोड़ा सा जा था, इंसानियत बची हुई थी, और उस इंसानियत के बदौलत ही वो लोग ये सोचते थे ठीक है इंडियंस जो लोग है उसको भी मदद कर देना चाहिए। बट ऐसा नहीं सोच के कि नहीं करना चाहिए, वो सोच दूसरा था। अरे काले काले लोग, ब्राउन पीपल बोलते ना, ब्राउन पीपल बोलते थे इंडियंस को, तो वैसा बोल करके ये लोग बोलते ठीक है कर देते हैं मदद। खैर एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, क्या किया, वर्क क्लोजली विद इंडियन रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन रॉय के साथ इन्होंने काम किया ग्राउंड लेवल पर। इन्होंने हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया जिसको आज हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, कोलकाता में ये। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस किया, रेगुलर एग्जाम्स स्ट्रक्चर लर्निंग को इन्होंने प्रमोट किया, और उसको यहाँ पर फंडिंग भी की थी, इन्होंने भी फंडिंग किया था। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रिटिश आइडियाज एंड इंडियन ट्रेडिशन। ओके, इसके बाद इंपैक्ट इनका बहुत अच्छा हुआ। द स्कूल ही हेल्प, जिस स्कूल को फंडिंग दी, जिसको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिया, वो एक प्लेस बन गया जहां पर फ्यूचर लीडर्स ट्रेन हो रहे थे, और हिज वर्क मेड इंग्लिश एजुकेशन पॉपुलर एंड एक्सेसिबल। ठीक है, ये चीजें हो गई थी। इसके अलावा हमारे पास अगला अगर हम देखेंगे तो जॉन एलियट वाटर विथन, यानी ठीक है, तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट, जितना मैंने यहाँ मेंशन किया ये तीन फिगर इंपॉर्टेंट है, तीनों में कोई एक फिगर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपको फाइनल जो सजेशन वाला पीडीएफ होगा उसमें आपको मिलेगा, वो आप देख लेना। ठीक है, हाँ, और वो जो पीडीएफ है वो 1 दिसंबर को अपलोड हो जाएगा आपका। तो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस रोल इन हायर एजुकेशन। अब कैलकाटा मेडिकल कॉलेज एक अलग से टॉपिक आपको दिया गया है। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसको अच्छे तरीके से साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, और टाइम टू टाइम यहाँ पर एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरी के लिए अलग बना दिया गया। खास तौर से ये डॉक्टरी के लिए था, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग वाला काम हो रहा था। ठीक है, तो डॉक्टरी के लिए अब क्या है, डॉक्टर्स को चाहिए भाई रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीजें। इंजीनियर को मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर को चाहिए, वरना अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो सब चीजों के साथ ये शुरू हुआ था। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और टर्निंग पॉइंट इन इंडियन एजुकेशन, इट वाज द फर्स्ट कॉलेज इन एशिया टू टीच वेस्टर्न मेडिकल साइंस। It not only improved healthcare but also helped in growth of higher education in India. How the college was established a role in building professional education in India. ठीक है, वही चीजें शुरू कब हुआ वो देखो। तो शुरू तो 1800, देखो स्टार्टिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते। ओल्ड मेडिकल प्रैक्टिस में क्या होता है 1800s की स्टार्टिंग में, इंडियंस फॉलो ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक आयुर्वेद एंड यूरानी, दे वेर वैल्यूएबल बट डिड नॉट इंक्लूड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स। तो जो यूरानी थे आपके, यूरानी थे, और सॉरी कहाँ गया पेज, हाँ, यूनानी जो मेथड से, आयुर्वेदिक मेथड से, वो आज भी कारगर है यार। अंग्रेजों ने तो कहीं ना कहीं उसको मतलब पट्टी पढ़ा के निकाल दी, लेकिन कारगर बहुत है। उस थोड़ा सा उसमें चेंज की जरूरत थी। जो उस टाइम पे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जब स्टेब्लिश हुआ तो इसने बोला कि नहीं, हमें नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा अपने मेडिकल सिस्टम में। तो वो मॉडर्नाइजेशन इस कॉलेज के साथ ही आया था। तो विद ब्रिटिश रूल केम न्यू आइडियाज लाइक साइंटिफिक थिंकिंग एंड मॉडर्न आइडियाज, इसके साथ ये चीजें आई थी। अब इन्होंने किया क्या क्या वो देखो। तो पहला क्या किया, द ओपनिंग ऑफ कैलकाटा एग्जैक्ट, हाँ ये तो बता चुके हैं। ये देखो ये चीजें, सिचुएशन बिफोर द कॉलेज। कॉलेज स्टैब्लिश कब हुआ, 1835 में स्टैब्लिश हुआ इन कोलकाता बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, ट्रेन डॉक्टर्स टू वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ इंड्यूस आपका वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न मेथड्स, इंडिया नीडेड टू लर्न वेस्टर्न नॉलेज। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे छोड़ देना, ध्यान मत दे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन आपका जो फाइनल ड्राफ्ट है, जो पूरा प्रॉपर जो क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है, उसमें ये दिक्कत नहीं होगा। ये जो पूरा कंटेंट आपका समझाने के लिए यही सेम चीज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। वहां पे ऐसा कोई भी मिसप्रिंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, 1% का भी नहीं। अब इसके बाद डेवलपमेंट का क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे डायरेक्टली उनको एक्सपेरिमेंट करने दिया गया लाइव, वो भी मतलब जो भी करना डायरेक्ट कीजिए सामने बैठे बैठे। पेशेंट देखना, पेशेंट आपके सामने है, ओरिजिनल पेशेंट है, डेमी और डेमी पेशेंट भी है, मतलब डेमो के लिए भी डमी पेशेंट जो होते हैं वो भी अवेलेबल है, उनको अच्छे से देख लीजिए। और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टेथोस्कोप अवेलेबल था बच्चों के लिए। अब प्रेशर चेक करना है तो प्रेशर चेक करने का उस टाइम पर उतना एडवांस चीजें थे जैसे कि आज के टाइम पर है, लेकिन स्टेथोस्कोप है। स्टिचिंग का मेथड सिखाने के लिए सभी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे। कहीं कटा तो उसकी स्टिचिंग आप कैसे करोगे, प्लास्टर कैसे करोगे, ब्रेक हो चुका है हड्डी। अब एक्सरे का तो उतना ज्यादा एडवांस नहीं था उस टाइम पे, लेकिन एक्सरे इन्वेंट तो हो चुका था उस टाइम तक। ओके, तो उन सारी चीजों को भी ये सारा एक प्रॉपर लैब यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज के अंदर अरेंज किया गया था,
जिससे बच्चे पढ़ते थे थ्योरी और उसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे, जिससे क्या हुआ कि एक ऐसा यहाँ पर जनरेशन तैयार हुआ डॉक्टर्स का जो इंडियन रूट के साथ साथ पूरा वेस्टर्न आइडियाज के साथ यहाँ पर डेवलप हो चुका था, जो अच्छे से बीमारी को समझ सकता था और अच्छे से उस बीमारी का इलाज कर सकता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही था इसका, ट्रेन डॉक्टर्स टू वर्क इन हॉस्पिटल एंड डेली लाइफ, टीच मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, पैथोलॉजी। यहाँ पर इन लोगों ने मेडिकल साइंस में अलग अलग ब्रांच ही बनाए। सिर्फ हड्डी के बारे में पढ़ना है अलग ब्रांच है आपका, हार्ट के बारे में पढ़ना है अलग से पढ़िए, आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है अलग से पढ़िए। ये पूरा स्पेशलाइजेशन लाए कि एक पर्सन सिर्फ बॉडी का एक किसी ऑर्गन या एक किसी प्रॉब्लम के बारे में ही पूरा महारत हासिल करे। ये सब चीजें उस टाइम पर हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर। ये चीज हुआ फाइनली। चलिए अच्छी बात है। तो ये तो वापस हमारा पहला पेज है। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हुआ, अब इसका रोल क्या है, ये वाला पोर्शन अच्छे से देखना। रोल इन ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन, सो मॉडल फॉर फ्यूचर कॉलेज, द कॉलेज सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग एंड एग्जाम्स। एक हाई स्टैंडर्ड बना दिया गया, इतना सारा चीजें प्रैक्टिकल, इतना सारा लैब, इतने सारे। तो इंस्पायर्ड द ओपनिंग अदर प्रोफेशनल कॉलेज लाइक इंजीनियरिंग, लॉ एंड कॉमर्स। ये सिर्फ मेडिकल के फील्ड में था, अब इससे इंस्पिरेशन हुआ कि हम यही सेम चीज इंजीनियर लोग के लिए कर दे, लॉ के लिए करें, कॉमर्स के लिए करें। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो पूरे तरीके से शिफ्ट हो गया टू मॉडर्न रिसर्च बेस्ड लर्निंग। पूरे तरीके से कंक्लूजन क्या निकला, ट्रेन प्रोफेशनल नॉट ओनली वर्क इन हेल्थ बट ऑल्सो इन साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलिए ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ब्राह्मो समाज का। अब ब्राह्मो समाज के बाद फिर लास्ट हमारा बंगाल रहने से, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे। तो ब्रह्मो समाज किसने स्टैब्लिश किया, तो वो स्टैब्लिश किया था हमारा राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्मो समाज was one of the earliest reform movements in 19th century India. It aimed to change religious social practices that were seen as normal. वो क्या थे, जैसे कि ये बोलते तो भैया मोनाथिज्म, बिलीफ इन वन गॉड, रैशनल थिंकिंग एंड सोशल जस्टिस। यानी कि बोले कि एक खुदा को मानो, वन गॉड है, वन गॉड पे बिलीफ रखो, रैशनल थिंकिंग एंड सोशल जस्टिस। रैशनल थिंकिंग मतलब किसी के बारे में भैया, मतलब एक होता ना कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में भी पहले से कुछ चीज बना लेते हैं। रैशनल थिंकिंग नहीं होता, रैशनल सोचते हैं, बोलते नहीं मेरे जैसा तो नहीं है ये, वो छूत छात वाला जो मामला होता है वही चीजों को रैशनल थिंकिंग हम कहते हैं। बोलते नहीं मेरे जैसा तो नहीं है, काला है तो गोरा है, बहुत ज्यादा सफेद है वो भी प्रॉब्लम है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, नीची जात का है, वो सब चीजें बोला कि मत करो। यही चीज बोले कि रैशनल थिंकिंग रखो, सभी को एक नजर से देखो, सब ह्यूमन से ही है एंड सब हम लोग गॉड के बच्चे हैं, तो एक नजर से देखो। सोशल जस्टिस में किसी के साथ भी भाई समाज में किसी का हक मत लो, किसी को पानी पीने से मत रोको, किसी को किसी जगह पे जाने से मत रोको, मंदिर में आप एंटर कर रहे हो किसी पर्सन को नहीं एंटर करने दे रहे हो जस्ट बिकॉज के आपने एक सिस्टम बना रखा है, गॉड ने तो बनाया नहीं ऐसा, आपने सिस्टम बना रखा है कि वो नीचे जाति का है तो आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, ये चीजें। तो इन सब चीजों को बोले कि मत करो, ये इनका मेन एजेंडा था ब्राह्मो समाज का। सो इट स्ट्रांगली अपोज्ड विडो बर्निंग। ठीक है, इट स्ट्रांगली अपोज मतलब सती को, इट स्ट्रांगली अपोज सती मीन्स विडो बर्निंग एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ओवर अदर टाइम। द ओवर टाइम हो गया पर, ठीक है, ओवर टाइम द मोमेंटम जो था, जो मूवमेंट था, थ्रू मेनी चेंजेस एंड डिविजन्स लाइक मधुसूदन गुप्ता शेयर्ड इट्स मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज इन। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये तीन मुद्दों के साथ वो चला, यही चीज बहुत देर तक कंटिन्यू रही, लेकिन फिर लोग आए, थोड़ा सा मॉडर्निटी लेके आए, थोड़ा सोच बदले, बोला ये भी चीज तो होना चाहिए, ये बहुत पुराना है, थोड़ा सा ऐसा भी करना चाहिए। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज में फिर बंटवारा हुआ। बंटवारा मतलब फूट पड़ने लगा, मतलब क्या ही है, बंटवारा हो गया। बंटवारा में क्या होता है वो समझिए, बंटवारा वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ ब्राह्मण समाज में देखो, एकदम अर्ली जो मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, अर्ली ईयर क्या था, 1828 से लेकर 1843 तक ये ठीक चला। 1828 में ब्रह्म सभा का स्टार्ट हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने इसको स्टार्ट किया कलकत्ता में। He wanted to reform Indian religion by removing idol worship and harmful custom like सती। बुत परस्ती जो था, आइडल वर्शिप, वो उसको हटाना चाहते थे।
ओके सो मैं ये कह रहा था कि इनका मेन पर्पस ये था कि आइडल वर्शिप से बुत परस्ती हटाना चाहते थे और जितना भी डिस्क्रिमिनेशन था सबको हटाना चाहते थे, यानी कि चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दो, विडो रीमैरिज को दोबारा से मतलब इंट्रोड्यूस करो, भैया दो बेवा को शादी मिलनी चाहिए, औरतों को पढ़ने दो, बच्चों को पढ़ने दो, कम उम्र में उनकी पढ़ाई मत रोको, वो सब चीज। तो इनका एक था पूरा एक वन डायरेक्शन इन लोगों ने इन्होंने दिया, उसका देवेंद्र नाथ टैगोर भी इनके साथ जुड़े, ठीक है, और एक मूवमेंट को एक नया शुरुआत मिला। लेकिन बाद में फिर इसमें पार्टीशन होता है, क्यों है देखो, ग्रोथ एंड डिबेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अर्ली 1660s में क्या होता है यहाँ पर, 1660s में नहीं होगा, 1860 में होगा ये आपका, ठीक है। उनके 18 साल से कहानी शुरू हुआ, 1878 तक जा रहा है ये, ठीक है। ये 1865 से 1866 की बात है, ठीक है। हाँ, सो एक न्यू लीडर यहाँ पर आए, केशव चंद्र सेन, जिन्होंने एक फ्रेश एनर्जी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इस मूवमेंट में। इंट्रोड्यूस रेडिकल रिफॉर्म स्पेशली अबाउट सोशल इक्वालिटी इन वुमेन्स राइट्स। ये बोला वुमेन साइड के बारे में एक नया सोच लेकर के आए वो। वन ग्रुप वांटेड टू कीप ट्रेडिशनल वैल्यूज व्हाइल द अदर सपोर्टेड बिग रिफॉर्म्स। और वो कुछ नया तरीका लेके आए वुमेन्स राइट्स को प्रमोट करने के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए औरतों को ऐसे भी हक मिलना चाहिए, ऐसे एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो कुछ लोग उनसे प्रभावित हुए तो उनके साथ चले गए, कुछ लोग बोले कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक डिवीजन हमको देखने को मिलता है, पहला जो कि होता है 1878 में, नया डिवीजन होता है, एक नया ब्राह्मण समाज बनता है जिसका नाम होता है साधारण ब्राह्मण समाज। द स्प्लिट इन आइडियाज लीड टू अ न्यू ग्रुप, साधारण ब्राह्मण ग्रुप, विच फोकस मोर ऑन यूनिवर्सल वैल्यूज एंड रिफॉर्म्स। तो साधारण ब्राह्मण समाज जब बंटवारा कब होता है, जब केशव चंद्र सेन एक न्यू आइडिया लेके आते हैं, तो जो लोग उनको मानने वाले वो उनके साथ चले गए, जो नहीं है वो पहले से अपना मतलब सपोर्ट में ही है, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद फिर क्या हुआ और आओ देखते हैं। तो वीडियो रीमैरिज एक्ट हो गया, अभी आगे बता दो, ठीक है। आगे की चीजें शायद यहाँ पर नोट नहीं है, कोई बात नहीं। क्या हुआ था देखो, इसके बाद केशव चंद्र सेन भी आए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आए यहाँ पर। अब क्या था, एक लीडर यहाँ पर आए। एक छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा टास्क है, आप इसका मुझे आंसर बताओगे चैट सेक्शन में जाके या फिर व्हाट्सएप पे आकर के। इसमें एक लीडर थे केशव चंद्र सेन के बाद वो लीडर आते हैं, तो उन्होंने खास तौर से इस चीज पे ये की थी। देखो ब्राह्मण समाज का एक मेन मुद्दा क्या था कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, ठीक है, कम उम्र की शादी को हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, ये इनका मेन मुद्दा था। जो लीडर थे वो भी इस चीज को मानते थे, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया, अपनी 12-13 साल की कम उम्र की बेटी की शादी कर दी एक लड़के से जिसकी उम्र ज्यादा थी, ठीक है। इस वजह से फिर वहां पे और बंटवारा हो जाता है ब्राह्मण समाज में। तो वो कौन से लीडर थे जिनकी वजह से ये बंटवारा हुआ था, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कम उम्र में कर दी थी, खुद ही अपने सोच के अगेंस्ट चले गए थे? इसका जवाब आप मुझे चैट सेक्शन में दोगे जो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, या फिर व्हाट्सएप पे दोगे, वहां पर मैं करेक्ट करूंगा। बाकी इसका आंसर अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे, चैप्टर 3, वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बता दूंगा मैं वहां पे। लेकिन उससे पहले आप मुझे जरूर बताना है इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास छोटी छोटी चीजें बची, जैसे कि वीडियो रिमैरिज एक्ट, हाजी मोहम्मद मोहसिन एंड रामकृष्ण मिशन का जो एक आइडिया था, नव्य वेदांता, नियो वेदांता, वो समझना है। देखो वीडियो रिमैरिज एक बहुत सिंपल चीज थी, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत अच्छा खासा रोल यहाँ पे प्ले किया। इन ओल्ड हिंदू सोसाइटी विडोज वे आर नॉट अलाउड टू रीमैरी एंड वी आर ट्रीटेड बैडली। रिफॉर्मर्स लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिलीव दिस वाज अनफेयर एंड इनह्यूमन। तो ये एक एक्ट का पास हुआ, पास इन 1856 बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड हिंदू विडोज टू लीगली रीमैरी, aim to improve the lives for widow and give the dignity and freedom. Impact का वो इसका, the law gave hope to widows, legal support for marriage, long term it started। यहाँ पर जकरिया स्ट्रीट है कि कोलकाता में, वहां पर एक चर्च है, तो वहां पे पहला विडो रीमैरिज हुआ था इस एक्ट के पास होने के बाद। एक्ट 1856 में पास हो चुका था। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे। और सबसे पहला शादी हुआ था जकरिया स्ट्रीट में, आपका कोलकाता में एक चर्च है वहां पर, ठीक है, उस टाइम पे। और वो इनकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेजेंस में ही हुआ था सबसे पहला शादी। इन्होंने क्या किया था, रोड टू मतलब डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाया कि क्या स्थिति है एक औरत की, एक बेवा औरत की। कैंपेन्स किए, स्पीचेस दिए पूरे तरीके से, तब जाकर के, और यहाँ पर गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखा, गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया, तभी जाके पास हुआ ये चीज, ठीक है। यस, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। मेन इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपसे उतना ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो आपको बता दिया, इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है जो इस पेज में अवेलेबल है। और यही चीज आपको नोट्स में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जितनी भी चीजें वो आपको A to Z कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख के आपको लगता है ज्यादा है, तो वो ज्यादा नहीं है, बेसिकली उतना करना ही पड़ेगा। बाकी सजेशन जो रहेगा उसमें थोड़ा चीजें कम हो जाएंगी,
तो आप उस पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, चलो इसके बाद देखो कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास, जैसे कि हाजी मोहम्मद मोहसिन है और आई थिंक राम गोपाल मित्र करके कैरेक्टर है। खैर ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है, हाजी मोहम्मद मोहसिन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो इनकी पैदाइश 1760 में हुई, देहांत 1863 में हुआ है इनका। अरे इतना लंबा कैसे हो सकता है? हाँ 70, हाँ ठीक है ठीक है, 70 60 1837 हो ही सकता है। एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे एंड इन बंगाल, नॉन फॉर हिज चैरिटी वर्क एंड सपोर्ट फॉर एजुकेशन। देखो ये थोड़ा अमीर आदमी थे, मतलब ऐसा वैसा बहुत ज्यादा था इनके पास, अच्छा खासा डोनेशन वगैरह करते रहते थे। कभी कभी एग्जाम में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाजी मोहम्मद मोहसिन। तो ये चीजें लिख देना भाई। वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे बंगाल में, उनके पास पैसा बहुत था, अच्छा खासा था, नाम फेम भी था। तो वो चैरिटी बहुत करते थे और चैरिटी करके उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस को सपोर्ट किया, बहुत सारे किसानों की मदद की। ठीक है, एंड इवन विडो रीमैरिज जब पास हुआ तो बेवाओं की शादी में जो कई बार खर्च होता था किसी का, वो सब भी वो सपोर्ट करते थे। तो मेन इनका काम वही था, इनका मेन काम चैरिटी का ही था। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। एग्जाम में आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट 2 मार्क्स में इतना बता दोगे बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। इसके बाद क्या है, ये एक लास्ट टॉपिक है, इसमें रामकृष्ण परमहंसा के बारे में जान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंसा कौन थे और नियो वेदांता का क्या कंसेप्ट है वो समझो। रामकृष्ण परमहंसा इन द आइडिया ऑफ सर्वधर्म सम्मान्य, 1836 में ये आइडिया स्टार्ट हुआ, 1866 तक चला है ये आपका। ये था क्या, बोला था फ्रेज मींस यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो सर्व धर्म सामान्य, सर्व धर्म यानी कि सभी धर्मों के लिए, सामान्य मतलब इक्वालिटी। तो सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाए, सब धर्म बराबर है, ये हमें पूरा चीज सिखाता है, जिसको हम नियो वेदांता भी आगे चल के बोलेंगे। सो हिज टीचिंग का मेथड क्या था, ईच रिलीजियस टीच सम ट्रूथ इवन इफ देयर प्रैक्टिसेस ड्रिफ्ट। हाउ हिज आइडिया इवॉल्व, कैसे टाइम के साथ आइडिया इवॉल्व हुआ। तो इनका जो टीचिंग मेथड था, गॉड नॉट फॉलोइंग रूल, बोलते मतलब बोलते भाई ये गॉड को मानो, पर्टिकुलर जो रूल है गॉड के अकॉर्डिंग उनको समझो, उनको यहाँ पे फॉलो करो। एंड बोलते थे प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनरी, फाइंडिंग ट्रूथ इन ऑल। बट ये चीज वो लोगों को नहीं बोलते थे, मेनली वो खुद ये करते थे, इनका टीचिंग मेथड में शामिल था। तो बोलते गॉड के जो रूल्स है कुछ उसको देख लो भैया, अब बाकी हमारे ह्यूमंस के बीच में एक जो कम्युनिकेशन होता है उसको कायम रखो। अपने अकॉर्डिंग ये मत सोच लो कि कौन इंसान खराब है, कौन इंसान नीचा है, कौन इंसान नहीं है। अगर वो तुम्हारे धर्म से ताल्लुक नहीं रखता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खराब है। इन सभी चीजों को वो मना करते थे और सभी धर्मों के बीच में एक सच्चाई ढूंढने के लिए वो सभी धर्मों को फॉलो करते थे। ये इनका टीचिंग मेथड था। Other students interpreted Ramakrishna's ideas in different ways, adding more views to his message। बहुत सारा अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या निकाला गया यहाँ पर अब टीचिंग का। पहला इनका था यूनिवर्सिटलिस्ट व्यू। ठीक है, तो विवेकानंदा के नाम से यहाँ पर विवेकानंदा तो कॉलेज भी एक बनाया गया था। तो इनका मेन पर्पस वही था, ऑल रिलीजियस आर इक्वालिटी बिकम द बेस ऑफ द रामकृष्ण मिशन। और यही चीज रामकृष्ण मिशन की फाउंडिंग का एक पूरा बेस तैयार करता है। सिंथेटिक अप्रोच ले बोला, कंबाइंड रिचुअल्स यहाँ पे यूज करो सभी रिलीजन से लेकर के, ताकि एक प्रैक्टिस आप कर पाओ। ट्रेडिशनल वेदांतिक व्यू, रामकृष्ण आइडियाज वे रूटेड मेनली इन हिंदू वेदांता। मेन आइडियाज रूटेड था हिंदू वेदांता से, मतलब हिंदू कल्चर से, संस्कृति से। एंड आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि देखो हिंदू बोल के ऐसा जो रिलीजियस होता है, तो रिलीजियस के बेसिस पर ऐसा हिंदू टर्म, हिंदू जो वर्ड है वो रिलीजियस को नहीं दर्शाता है, लेकिन सनातन जो है वो रिलीजियस को दर्शाता है कि सनातन मतलब धर्म, हिंदू मतलब ऐसा धर्म कोई नहीं यहाँ पे डिनोट है। जैसे कि मुस्लिम अगर बोला जाए तो मुस्लिम वर्ड किसी धर्म को डिनोट नहीं करता, इस्लाम वर्ड धर्म को डिनोट करता है। इस्लाम एक धर्म है, उसके मानने वाले मुस्लिम है। सेम ऐसे ही जो सनातन है, जो सनातनी जो है वो एक धर्म है प्रॉपरली, उसको फॉलो करने वाले हिंदू कहला रहे हैं। ये चीज ध्यान दो, हिंदू वर्ड कोई रिलीजियस को डिनोट नहीं करता। ठीक है, जस्ट लाइक मुस्लिम कोई रिलीजियस को डिनोट नहीं करता, वो बस आपका एक सिंबल है, मेन तो पीछे में कहानी कुछ और है। ठीक है, ये चीजें। तो इसी के साथ फिर आगे हमारे स्वयं विवेकानंद जी आते हैं, उनके पास भी आइडिया है अपना। तो स्वयं विवेकानंद जी नव्य वेदांता यानी कि नियो वेदांता का कंसेप्ट लेके आते हैं। आइडियाज ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, ये बोलते हैं रिलीजियस यूनिटी एंड टॉलरेंस, ऑल रिलीजियस एंड वन, वही वाला कंसेप्ट लेके आगे चलते हैं। ही बिलीव दैट ऑल रिलीजियस
even with different rituals teach the some truth, the presence of one divine power. Again, superstition, Vivekananda rejected rigid rules and blind beliefs. He encouraged people to use regions and experience God directly. मॉडर्न अप्रोच बोला ही कंबाइंड सोसाइटी साइंस एंड वही सेम चीज इन्होंने भी किया स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। यस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हायर एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली इन साइंस, क्योंकि आगे चल के रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखता है। और रामकृष्ण मिशन आज के टाइम पे भी एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज वेल नोन इंस्टीट्यूशन है जो हमारे कोलकाता में ही स्टैब्लिश है, ठीक है। मेन मुद्दा वही था, सारे रिलीजियस सेम है, सभी को सेम मानो, कोई एक पर्टिकुलर बस किसी ने बोल दिया तो उसको फॉलो नहीं कर लेना है, उसे क्वेश्चन करो, उसके पीछे की वजह को तलाश करो और डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे करोगे? रिलीजियस बुक को फॉलो करो, वहां से चीजों को समझो, मॉडर्न अप्रोच लो चीजों में, साइंटिफिक चीजों को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में चीजों को सोचना शुरू करो। कोई चीज अगर बोल रहे हैं कि ये चीज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए आपको उसके पीछे, ठीक है। ये चीज है, ये उनका बोलना था। और इसी सोच के साथ आगे चल के रामकृष्ण मिशन का भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो इनका की फीचर्स था नव्य वेदांता का, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको फिर से रीड कर लेना, उसी पॉइंट को और अच्छे से लिखा गया। इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस बहुत सारा है, चेंज रिलीजियस थिंकिंग इन्होंने चेंज किया, एंड ईस्ट वेस्ट जो एक मीट था उसको मिला दिया कि नव्य वेदांता हेल्प ज्वाइन इंडियन विथ मॉडर्न एजुकेशन, या फिर मॉडर्न अटायर जो था वो उस चीज को जोड़ दिया उन्होंने आकर के, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमारा ये काम खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट दो छोटे से कैरेक्टर, एक लालन फकीर और एक विजय कृष्ण गोस्वामी है। तो लालन फकीर और विजय कृष्ण गोस्वामी के बारे में आता है एग्जाम में कई बार, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लालन फकीर और विजय कृष्ण गोस्वामी, दोनों के बारे में कुछ भी दिया जा सकता है। तो दोनों क्या थे, एक फकीर था एक संत था बेसिकली। हिज लाइफ एंड बिलीव्स, born in rural Bengal, Lalan came from a simple background, rejected caste, religious based division and followed a spiritual path, love, equality and personal truth. His ideas come from Sufism, Islamic mysticism and Vaishnavism, devoted to Lord Krishna and local folk tradition. ये कुछ गाना बजाना भी करते थे, जो कि फोक ट्रेडिशन ही था, कुछ लोकल जो एक होता है रिलीजियस रिलीजन जो होता है इलाकाई तौर पे कुछ गाना होता है, वो गीत वो बजाते थे, बड़ा अच्छा बजाते थे, याद नहीं आ रहा उसका नाम मुझे, बट वो यूज करते थे। तो इन्होंने धर्म वाला कंसेप्ट ही छोड़ दिया कि अलग अलग धर्म का नहीं, तो बोले नहीं भैया हटाओ, सूफीज्म की तरफ वो चले गए एकदम सूफी वाला मेथड में। बाकी इनका लाइफ में जो वैष्णविज्म है वहां से भी थोड़ा सा वो प्रभावित है, नहीं कि लॉर्ड कृष्ण के जो भगवान कृष्ण है उनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीजों को जानते थे, उनकी किस्से कहानियां सुनते थे, उससे भी इनकी लाइफ में असर पड़ा था, ठीक है। बाकी ये कंट्रीब्यूट क्या किया इन्होंने, तो म्यूजिक एंड पोएट्री, लालन रोड स्पिरिचुअल सॉन्ग दैट स्पोक अबाउट वननेस, लवरी के एकता को प्रमोट किया उन्होंने, ओके ये चीज किया, सोशल रिलीजियस चीज को प्रमोट किया, एंड वही चीज ही साइड ऑल रिलीजियस टीच द सेम ट्रूथ। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये सब उस लालन फकीर का ही है, कि विजय कृष्ण गोस्वामी का यहाँ पर नहीं है फिलहाल के लिए। तो मेन मुद्दा वही था, वही सेम चीज कृष्ण गोस्वामी विजय गोस्वामी ने भी किया था। वो एक संत थे, मंदिर के बाहर वो रहते थे, और मेनली ऐसा बताया जाता है कि जो काली माँ है, ठीक है, तो काली माँ के वो एक स्पेशली शायद भक्त थे, ऐसा बताया गया बहुत जगह पर, उनको खास तौर से वो पूजा करते थे उनकी, और उससे रिलेटेड ही वही मंदिर में रहा करते थे, बाहर में उनकी जिंदगी वैसी गुजारा होते थे। लेकिन वो भी इसी चीज को प्रमोट करते कि एकता होना चाहिए भाई, मजहब में इन सभी चीजों में लड़ फंस के मत मरो, ठीक है। समझो, खुद को तलाश करो, उस चीज को तलाश करो जिसने तुम्हें बनाया है, वो चीजें बताने की कोशिश करते थे, सिंपल है। तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो किसी भी धर्म को मानते हो, वो सनातन धर्म को मानते हो, इस्लाम धर्म को मानते हो, जो पहले के लोग थे ऐसे लोग जो जिनमें अकल समझ थी, अभी तो है नहीं अकल समझ कर खत्म हो चुकी है, जिनमें अकल समझ थी वो ये बात समझ पा रहे थे कि भाई देखो इस सब में उलझ के रहने का कोई मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं एक ही डिवाइन पावर है जिसने हम सबको जोड़ रखा है। हम भले ही उनके नाम से अलग बोल दे, हम भले ही अपने अकॉर्डिंग एक शकल सूरत हमने बना रखी है कि वैसा हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ही डिवाइन पावर है जो इन सभी चीजों को कनेक्ट कर रहा है, और इन सभी के ऊपर सिर्फ एक ही पावर है, और उसके अलावा और कोई सुपर पावर है ही नहीं। तो सुपर पावर सिर्फ एक ही है, बाकी छोटे छोटे पावर्स बहुत किसी के पास है। ये चीजें हमें बताती है, ओके। एंड एट द एंड ये चैप्टर हमसे ये सवाल करती है कि क्या बंगाल रेनेसां जो था वो सक्सेसफुल हो पाया। इसका डिस्कशन मैं बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद तो चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। तो एट द एंड ये हमारे पास ये सवाल, ये चैप्टर ये हमें समझा के जाता है कि नहीं, ये चीज तो हमसे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। क्यों? बहुत सिंपल सी चीज है,
देखो मेन पर्पस क्या था कि सभी लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए, तो सभी लोगों को तो वो चीज नहीं मिल पाया था। जो गरीब लोग थे, एक नीचे लेवल पे जो गरीब किसान थे, वो लोग अच्छे से फायदा नहीं उठा पाए थे इन चीजों का। ये तो मेन मुद्दा था ही। जो अमीर लोग थे उन तक ही पहुंच पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन फिर महंगी हो चुकी थी। ठीक है, और छूट छाट प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हो पाए। लोगों ने कोशिश बहुत किया, नहीं हो पाए। औरतों के लिए बहुत सारी चीजें की गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस खोले। उन्होंने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज ही यहाँ पे फंडिंग की, लेकिन उसमें भी कई बार उनको धोखा मिला। सरकार से उन्होंने मदद मांगी, मदद का दावा करने के बाद भी सरकार उनको एन मौके पर, जब एग्जीक्यूशन का टाइम है कि ये सब शुरुआत करना है, तो उनको धोखा मिल गया, सरकार भी एक कदम पीछे हट गई। ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली। सो एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि बंगाल रेनेसा यानी कि बंगाल में आने वाली एक नई बदलाव जो थी, वो एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाई, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और इसका साफ रीजन यही था कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। मतलब सभी का सोच एक जैसा नहीं था, सबका कहीं ना कहीं वही मानना था, नहीं वो तो नीचे जाति का, उसको नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ हम ही आगे बढ़े, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, औरतें हैं, बच्चियां हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाओ, ये करो वो करो, इन्हीं सब चीजों में हम उलझ के रह गए। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो अपने ट्रेडिशन को ही पकड़ के सिर्फ रह गए कि भाई हम अपने मदरसे की तालीम, अपने मंदिर की तालीम देते रहेंगे, इंग्लिश एजुकेशन को तो हम नहीं पकड़ने वाले। तो बहुत सारी जगहों पे इंसान की खुद की गलती थी लोगों की, जिस वजह से वो इस नई बदलाव में खुद को शामिल नहीं कर पाए। और ज्यादातर ये था कि लोगों तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो पहली बात तो सस्ती नहीं थी, अफोर्डेबल नहीं थी, और दूसरी बात कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो यूनिटी पैदा नहीं हो पाया। भले ही स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमें एक नव वेदांता पूरी तरीके से कानून यहाँ पर लागू कर पाए, बट वो पॉसिबल नहीं था, और आज के टाइम पे भी वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है। और मैं यहाँ तक आने के बाद ये तो पक्का 100% गारंटी में ले सकता हूँ कि आपको चीजें सब समझ में आ चुकी होंगी। ओके, यस। इसके बाद हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, और इसके बाद आप आज ही के दिन सेम डे पे या फिर अगले दिन जा करके टेस्ट अटेंड कर लीजिएगा इस चैप्टर का। ठीक है, जब 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तब 8 चैप्टर का कंबाइन आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुका है, तो उन दोनों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है 40 मार्क्स का, वो आपको अटेंड कर लेना है। अटेंड करने के बाद उसका प्रॉपर पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, या फिर जो चैट सेक्शन है आप वहाँ चैट सेक्शन में भी भेज सकते हो। लेकिन चैट सेक्शन में अगर आप भेजोगे तो एक चीज ध्यान रखना, बता देता हूँ, वहां पे वो सभी स्टूडेंट्स को दिखेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाकी स्टूडेंट्स में अगर आपका आंसर सीट देख रहे हैं जो आपने टेस्ट दिया है, देन आप वहाँ चैट सेक्शन में भी भेज सकते हो, मैं वहां से चेक कर लूंगा। बट अगर पर्सनली चाहिए कि कोई ना देखे, देन आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे पर्सनली भेजना, वो सिर्फ मेरे पास रहेगा, मैं चेक करके उसमें आपको जो भी चीजें होगी वो बता दूंगा। बाकी आप आपस में एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो, चैट सेक्शन में फ्रेंड्स बना सकते हैं। ओके, वो प्लेटफॉर्म उसी के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माध्यमिक एग्जाम्स।